Yes, good evening, all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright, friends, so now at 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो प्रमोट करें. अर्जुन, अमर, हरिओम, कौशल, शिवा, मयंक, रजत, we move forward. 3% बोल नहीं देख सकते. कीबोर्ड पे कंट्रोल आया, कंट्रोल पे प्रेस करो. ब्राउजर डिस्कवर डिसेबल करो, कंप्लीट मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट स्पीड सही हो जाए. क्लास में जो भी डाउट है, पेंसिल दो क्लास करूंगा, बाद गूगल फॉर्म से पूछिए, लिंक चैट बॉक्स के फर्स्ट सेक्शन में. और फिर मैं बुधवार को जॉब अपलोड करता हूं. तो हम लोग देख रहे थे इकोनॉमी का थर्ड पिलर और उसके अंदर पिलर 3C इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ब्रिटेन वुड्स के नाम पे वर्ल्ड बैंक IMF WTO हो गया. अब कुछ ट्रेड एग्रीमेंट और ऑर्गेनाइजेशन देखने हैं. समझिए मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का काम है. गाड़ी तेज चलेगी. इसमें समझो ज्यादातर तो जनरल नॉलेज ही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये मेंबर वगैरह. तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, बाकी कौन सी सबमिट कब हुई, किधर हुई, ये सब हैंडआउट में दिया है. याद रहे उतना ठीक है, नहीं याद रहे तो बाकी सब्जेक्ट आप तैयार करो. मैंने फीस लिया तो फिर आपको एक मटेरियल देना है, तो वो मैंने कंपेल करके दिया है. तो आगे का मुद्दा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स. ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या, मैं आपकी चीज पे टैक्स कम लगाऊंगा, मेरी चीज पे टैक्स कम लगाओ. वैसे ट्रेड एग्रीमेंट उसे क्लासिफाई करने का एक तरीका ये हो सकता है कि उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स या सदस्य हैं. दो देशों के बीच बायलैटरल, कोई एक एरिया के बीच हो गया क्षेत्रीय तो रीजनल, या पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों के बीच हो गया तो मल्टीलैटरल, जैसे WTO के एग्रीमेंट जो हमने कल देखे थे. ट्रेड एग्रीमेंट क्लासिफाई करने का एक दूसरा भी तरीका है, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, कि कितनी गहराई से एक दो देश आपस में सिर्फ दो चार चीज पे टैक्स कम करेंगे, बहुत सारी चीजों पे टैक्स कम करेंगे. इसके अलावा वर्कर को वीजा जल्दी जल्दी दे देंगे, आपको FDI का परमिशन जल्दी जल्दी दे देंगे. अगर ऐसा सब है तो और ज्यादा डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हो सकता है. तो देयर इज अनदर वे टू क्लासिफाई द ट्रेड एग्रीमेंट्स. तो सब क्या ग्राफिक्स दिया, हम इसे समझते हैं. तो ट्रेड एग्रीमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन. सबसे पहला होता है पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट. मतलब क्या, बहुत कम दो चार चीजों के लिए हम टैक्स कम करेंगे. तो जैसे ये बेलीज और ग्वाटेमाला, ये साउथ या सेंट्रल अमेरिका के देश हैं, इन्होंने ये कहा कि देखो आपस में कॉफी इंपोर्ट करेंगे तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन बाकी जितनी चीजें उस पर हम टैक्स लगाएंगे. तो पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट, जो वेरी स्मॉल लिस्ट ऑफ गुड्स उस पे कम टैक्स लगाया जाए. उसे थोड़ा डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन करें तो बनता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. अब जैसे इंडिया और मॉरिशस के बीच, कि अच्छा इंडिया 300 चीजें जो एक्सपोर्ट करेगा उस पर मॉरिशस टैक्स कम लगाएगा, और सामने मॉरिशस की 600 चीज जो भारत आएगी उस पर हम लोग कम टैक्स लगाएंगे. तो ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकते हैं, उसमें भी कम ज्यादा लेवल के इंटीग्रेशन हो सकते हैं. तो अभी ऐसे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उसके अलग अलग नाम होते हैं. कि फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसमें ये होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स तो कम करेंगे, FDI जल्दी अप्रूव करेंगे, वर्कर वीजा जल्दी अप्रूव करेंगे, ई-कॉमर्स रूल्स ऑफ ओरिजिन ये सब में और आपको सरल करा देंगे, मोर सिंपल रूल्स, वो क्या आगे देखते हैं. तो ऐसा हो जाए तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सेपा. तो मतलब उसमें बहुत प्यार है, आप इमोजी का लेवल देखो, उससे थोड़ा कम लेवल का प्यार हो तो उसे हम कहते हैं सेका, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट. मतलब उसमें दो चार इसमें से ताली में से चीज वो कम देंगे. पर्सनली आई डोंट थिंक इतना सब उसमें याद करके जाने की जरूरत है, पर आप जानते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के नाम पे कुछ लोग जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करके जेम्स बॉन्ड टाइप का घुस जाते हैं उसमें, जो मुझे बहुत काम का नहीं लगता. पर मैंने आपको बता दिया. अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अलग अलग, इट इज नॉट द सेम थिंग. मतलब जैसे इंडिया मॉरिशस में क्या किया कि उनकी 600 चीजों पे हम कम टैक्स लगाएंगे, हमारी 300 चीजों पे कम टैक्स लगाएंगे. सामने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया तो उसमें कुछ और फॉर्मेट है कि ऑस्ट्रेलिया हमारी कुछ चीजों पे टैक्स कम करेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कुछ चीजों पे टैक्स कम करेगा. लेकिन इंडिया वो अपना टिपिकल मोड में आ जाएगा कि देखो ऑस्ट्रेलिया से अगर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट आए तो हमारी अमूल और किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत गरीब है, तो उन पे हम कम टैक्स नहीं लगा सकते, उसमें नॉर्मल टैक्स लगेगा वगैरह वगैरह. तो यस देयर कुड बी, मतलब दो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देश के साथ जो हो, मतलब भारत का मॉरिशस के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ अलग 19-20 होता है. जैसे ये जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, टेक्निकली उन्होंने बोला इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट. तो एक तो वर्क वीजा भारत के जो ग्रेजुएट्स हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स उसको जल्दी जल्दी पास कर देंगे. मान लो भारत की कोई दवाई जैसे कोविशील्ड या कुछ, उसे कनाडा या यूरोपियन यूनियन ने परमिट कर दिया, उसका जो भी ड्रग कंट्रोलर जनरल है उसने परमिट कर दिया. तो ऑस्ट्रेलिया वाले कहेंगे ठीक है, तो हम उसको जल्दी परमिट कर देंगे, हम वापस ऐसा नहीं बोलेंगे तुम 2 साल इधर अपना सब डेटा दो. तो फास्टर अप्रूवल फॉर इंडियन मेडिसिन ये भी किया गया. फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया गया, वो क्या है हम ऑलरेडी पिलर 2B में देख चुके हैं. तो ये सब होता है, और भी जनरल नॉलेज है, हैंडआउट में देख लेना. यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा, इसमें 4 देश हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिंकनस्टाइन और आइसलैंड, 4 देश हैं. अब ये जो 4 देश हैं इन्होंने भारत के साथ कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जिसका नाम है इंडिया एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. इसमें इन लोगों ने कसम खाई है, लीगली बाइंडिंग कसम खाई है कि अगले 15 साल में ये 4 देश भारत के अंदर $100 बिलियन का FDI करेंगे, जिसकी मदद से 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे. ऐसा लीगली बाइंडिंग कानूनी रूप से बाध्य हम एग्रीमेंट भारत के साथ करते हैं. सो दैट इज EPA एग्रीमेंट, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. साथ ही साथ ये जो नर्सिंग, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट वगैरह की डिग्री किसी ने उधर पढ़ाई किया तो क्या भारत में प्रैक्टिस कर सकता है, या भारत का आदमी उधर से पढ़ के क्या उधर प्रैक्टिस कर सकता है, उसमें भी काफी सब लिबरल कर देंगे. साथ ही साथ कुछ चीजों पे टैक्स कम करेंगे, लगभग 90% चीजों पे तो टैक्स कम कर दिया, लेकिन गोल्ड, डेयरी, सोया, एग्रीकल्चर ये सब पे भारत सरकार टैक्स नॉर्मली लगाएगी ताकि अपने लोकल इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हो, गोल्ड बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो जाए वरना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती है वगैरह वगैरह. और भी चीजें वो सब जनरल नॉलेज जितना याद रहती है नहीं याद रहता, आगे बढ़ हैंडआउट में सब दिया है. तो हमने देख लिया पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट, उससे थोड़ा डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हालांकि उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं. फिर उससे थोड़ा हम लोग और आगे बढ़े, कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन में ऐसा है कि जैसे कैरिबियन देशों ने बना कैरीकॉम कम्युनिटी, तो ऐसा होगा कि आपस में हम जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं वो एक दूसरे की चीजों पे मान लो सिर्फ 5% टैक्स लगाएंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट. लेकिन दुनिया का कोई भी देश अगर हमारे पास और कुछ भेजेगा तो आउटसाइडर पे हम लोग 10% टैक्स लगाएंगे. ऐसा उन्होंने अपना कॉमन सिस्टम बिठा दिया कि आपस में अपने ये 5 लोगों की गैंग है तो हम कम टैक्स लगाएंगे, बाहर वाले जो गैंग है ज्यादा टैक्स लगाएंगे. तो ऐसा कस्टम यूनियन हो सकता है. अब ये जो कस्टम यूनियन है उससे भी थोड़ा और डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन करें तो कॉमन मार्केट, ये देखो अपने 5 लोगों पे तो 5 देशों में 5% टैक्स है, बाहर से कोई इंपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट करेगा तो उस पे सब ज्यादा टैक्स है 10%. साथ ही साथ जो हमारे ये मेंबर नेशंस हैं उनको FDI जल्दी जल्दी पास करेंगे, वर्कर का वीजा जल्दी जल्दी पास करेंगे, तो ये सब खेल करेंगे तो थोड़ा और डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन तो कॉमन मार्केट बनता है. जैसे एक मर्कोसुर ग्रुप है साउथ अमेरिका के अंदर. अभी आप एक ये MCQ देखो, जब तो मैंने टिक कर दिया, बट ऑब्जर्व दिस. इसको मेरे हिसाब से स्किप कर देना चाहिए. ये क्या पूछ रहा है कि कैरिकॉम ग्रुप के अंदर कितने मेंबर हैं, और सारे ऑप्शन मिलते हैं जो 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 और 18 भी हो सकते हैं. देखो तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि ऐसा पूछने वाले हैं, क्योंकि द हिंदू पिछले 10 साल में एक बार छोटे से बॉक्स में कुछ लिखा था, तो तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि हमारा रोमांटिसिज्म है कि यूपीएससी कितना अद्भुत काम कर रहा है. भाई
अगेन आई रिपीट, ऐसे सवाल में टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको स्किप कर देना है, क्योंकि आप तुक्का मार के कुछ भी टिक करो तो कुछ भी जवाब हो सकता है। एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। खैर, तो पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट उससे ज्यादा डीपर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उससे ज्यादा डीपर, कस्टम यूनियन उससे ज्यादा डीपर, कॉमन मार्केट उससे भी ज्यादा डीपर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाए तो इकोनॉमिक यूनियन बनता है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन, मतलब वो कहेंगे देखो हम आपस में जितने देश है कॉमन करेंसी यूज करेंगे, यूरो करेंसी, और आपस में एकदम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सब रूल सेम कर देंगे। आपस में हमारे यूरोपियन यूनियन के जो देश है, गुड सर्विसेज, एफडीआई मानी कैपिटल, लेबर, वर्कर, स्टूडेंट सबका भी आदान पास कर देंगे। हमारे देशों की जो फिस्कल पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, तो उसको भी कॉमन पार्लियामेंट के जरिए हम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की यूरो कितना सप्लाई करना है, क्या ब्याज दर होना चाहिए, तो उसके वास्ते भी कॉमन यूरोपियन सेंट्रल बैंक बना देंगे। तो ये यूरोपियन यूनियन बना, वो डीपेस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। अब वो रियल लाइफ में कैसे काम करता है कि अगर उनकी पार्लियामेंट है तो फिर जर्मनी और फ्रांस की पार्लियामेंट या सरकार क्या करती है, वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सिवाय कि पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो दैट इज सम ट्रेड एग्रीमेंट्स। अभी कुछ ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट जो अलग अलग टाइम पे प्रस्तावना हुई, कुछ लोगों ने साइन किया, कुछ लोगों ने साइन नहीं किया, ऐसा सब देखना है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, वो ओबामा जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो ये सोचा कि पैसिफिक मतलब समझो नक्शे में इस साइड भी पैसिफिक है और इस साइड भी पैसिफिक है, तो जितने देश हैं मतलब अमेरिका, जापान, मलेशिया, वियतनाम वगैरह पूरी लिस्ट है, तो आपस में कम टैक्स लगाएंगे, लेबर, एनवायरमेंट, इन्वेस्टमेंट के सारे रूल रिलैक्स कर देंगे। ये प्लान था। ट्रम्प आया, उसने मना कर दिया। मतलब 2017 में जब वो बना होगा तब उसने मना कर दिया कि हम इसको साइन नहीं करेंगे, हम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप नहीं चाहते, क्योंकि वरना तो ये होगा कि ये जो भी मैक्सिको, पेरू वगैरह वो पैसिफिक नेशन है और वहाँ अमेरिकन कंपनी अपनी फैक्ट्री लगा देंगी और फिर अमेरिका से सारे जॉब चले जाएंगे, तो मुझे कबूल नहीं है, मैं तो साइन नहीं करूंगा, दिस इज नॉट गुड डील बोल के ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल फर्स्ट टर्म में ना कर दिया था। तो 12 में से यूएसए ने तो साइन नहीं किया, बाकी जो 11 थे उन्होंने साइन कर दिया। उनका जो बना उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यानी सीपीटीपीपी या टीपीपी 11। ये जो ट्रम्प है उसको पैसिफिक देशों के साथ डील साइन करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके 1.0 मतलब पहले कार्यकाल में उसे यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की चाहत थी, जिसका नाम था ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, टीएटीआईपी या टीटीआईपी। क्योंकि आप जानते हैं वो अटलांटिक ओशन बीच में है ना, तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रम्प चाहता था कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, लेकिन वो होना मुश्किल है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो लोग इसके खिलाफ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रम्प क्या चाहेगा कि यूरोपियन यूनियन मेरे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, और अब तो मैंने टैरिफ वॉर शुरू किया, तब तो झुक के आप सलाम करो और साइन करो। और अमेरिका की आप जानते हैं मीट इंडस्ट्री, उसका मीट दे दना हम यूरोप में एक्सपोर्ट कर सके, लेकिन वहाँ अमेरिकन ये जो भी पशुपालन करते हैं उसमें बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स देके सुअर को, मवेशियों को मोटा बनाते हैं, वो तो हेल्थ के लिए खराब है, ऐसे सब उसमें केमिकल डालते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन में वो सब अलाउ नहीं करेंगे बोल के उनके प्रेशर ग्रुप यूरोपियन यूनियन के ग्रेटा थनबर्ग टाइप के जो लोग होंगे वो हंगामा करते हैं। फिर पॉल्यूशन का डर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हमने कल देखा था वो सब कार्बन टैक्स लीवाई और डिफॉरेस्टेशन रूल्स, ट्रम्प कहता है नहीं वो सब भूल जाओ, सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो। प्राइवेटाइजेशन, यूरोपियन यूनियन के अंदर अलग अलग सरकारी कंपनियां हैं, तो ट्रम्प जो डील कराना चाहता है कि देखो तुम तुम्हारी सरकारी कंपनियों को बहुत प्रेफरेंस मत दो, कोई भी मान लो हॉस्पिटल चलाना है तो वो भी चलाए और हमारी कंपनी भी चला सके, ऐसा तुम एकदम रिलैक्स रखो, और सरकारी कंपनियां नहीं, आपको सब प्राइवेटाइज कर दो वगैरह वगैरह, कि तुम्हारा एयर इंडिया जैसा यूरोप का कोई अगर सरकारी एयरलाइन वो नहीं होना चाहिए, तो स्वाभाविक है वो यूरोपियन यूनियन के मजदूर संघ वर्कर यूनियन इसका विरोध करेंगे। तो ये भी कुछ होना तो है नहीं, मुझे नहीं लगता, पर कभी कभी अब न्यूज़ कॉलम में आएगा कि देखो ट्रम्प इसकी तरफ जा रहा है, तो मैंने आपको कंटेक्स्ट बता दिया। तो ट्रम्प की ऐसी इच्छा थी कि अमेरिका और यूरोप के बीच ऐसा ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब ये लोग ऐसा सब कर रहे थे तो एशिया के देश थोड़े टेंशन में आ गए कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा, तो लेट अस डू वन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी। अब ये जो आरसीईपी है, वैसी बात थी, आसियान ग्रुप के 10 देश हैं जो भी थाईलैंड, म्यांमार वगैरह होंगे, उन लोगों ने चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से कर दिया है। लेकिन अब क्यों ना ऐसा एक एक देश के साथ आसियान ने जो एग्रीमेंट किया तो सारे लोग मिलकर एक बड़ा सा गैंग बना देते हैं ना, जिसको हम कहें रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये हम बनाते हैं। अब बनाने की तो बात हुई, सबने साइन भी किया, लेकिन ये आरसीईपी एग्रीमेंट में इंडिया ने साइन नहीं किया। वो जंजीर फिल्म का अमिताभ बच्चन बन गया हम लोग कि देखो ये सब हम साइन करेंगे तो न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट आके अमूल को और हमारे किसानों को बर्बाद करेंगे, चाइना से सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स आके हमारे सब एमएसएमई को डिस्ट्रॉय करेंगे, और हम टैक्स भी ज्यादा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आरसीईपी एग्रीमेंट में सब बोला टैक्स कम करो। तो हमने साइन नहीं किया। इसमें और भी मुद्दे पर समझिए अब काफी फेडेड आउटडेटेड टाइप की चीज होने लगी, तो मैं इसमें थोड़ा बहुत देखेंगे तो हैंड आउट में से मैंने इसको एकदम कॉम्प्रेस कर दिया। और क्या क्या चलता है, यूरोप और अमेरिका आपस में कुछ और भी डील्स बनाते रहते हैं। यूरोपियन यूनियन और यूएसए, इन लोगों ने बनाया एक यूरोपियन यूनियन और यूएसए यूएस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। एक तो एक्सपोर्ट कंट्रोल, मतलब अपने हथियार मिसाइल किसी और को नहीं बेचेंगे या उस पर लिमिट रखेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग, मान लो रशिया से आया तो उसको रोक देंगे, नॉर्थ कोरिया से आया तो एफडीए रोक देंगे। सेमीकंडक्टर वगैरह की सप्लाई चेन में कोऑर्डिनेट करेंगे, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन यूपीएससी ने कुछ एमसीक्यू पूछा, क्या वो मतलब ऐसी चीज आती है आगे नहीं पता है तो फिर स्किप कर देना चाहिए, मैं तुक्केबाजी करो उसका कोई फायदा मुझे लगता नहीं। फिर अटलांटिक डिक्लेरेशन हुआ, वो ब्रिटेन और यूएसए के बीच कि हम रशिया और चाइना के खिलाफ मुहिम करेंगे, एआई वगैरह पे कोऑर्डिनेट करेंगे, टेररिस्ट के खिलाफ लड़ेंगे, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ेंगे। सो दैट इज अटलांटिक डिक्लेरेशन बिटवीन यूके एंड यूएसए। फिर ये जो बिडेन ने देखा कि ये देखो एशिया और ये सब चाइना वगैरह तो आरसीईपी एग्रीमेंट कर रहे हैं और हमारी यहाँ पर पकड़ कम हो जाएगी, तो हमें एशियाई देशों के साथ वापस अपने टाइज को स्ट्रेंथन करना है, तो कुछ नया लॉन्च करते हैं। तो वो लेके आया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आईपीईएफ। उसका कारण ये कि एक तो ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, फिर आरसीईपी, फिर चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो पिलर 5 में हम देखेंगे, तो इन सबके सामने हमें एशिया में अपना मतलब यूएसए का प्रभाव बढ़ाना है। तो ये जो आईपीईएफ अग्रीमेंट है उसके 4 पिलर हैं, ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी, मतलब उसमें करप्शन ना हो, टैक्स इवेजन ना हो, ऐसा कोऑर्डिनेशन करे। अब इसके अंदर भारत ने ऐसा कुछ को साइन किया, कुछ को रेटिफाई, कुछ में ऑब्जर्वर है, वो सब हैंड आउट में दिया, आप देखना बहुत ज्यादा उसमें लोड नहीं लेना, सफिशिएंट नो देयर आर सम 4 थिंग्स बट वी हैव नॉट साइंड ऑल ऑफ देम। क्योंकि आप समझो, मान लो हम देखें क्लीन इकोनॉमी साइन किया और रेटिफाई नहीं किया, अब कल उठ के रेटिफाई भी तो कर सकता है ना, तो अगर यूपीएससी वाला एमसीक्यू बनाएगा तो क्या गलत हो जाएगा, तो नॉर्मली वो क्या करेंगे कि कुछ और ही बना देंगे ताकि वो 2-3 साल तक वो अपडेट ना भी करे, उसके ध्यान में आ जाए तो भी उसके आंसर की गलत नहीं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांस पैसिफिक, ट्रांस अटलांटिक ये सब देखा, आरसीईपी देखा, ये नाफ्टा साफ्टा वगैरह क्या है। नाफ्टा मतलब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कनाडा, यूएसए और मेक्सिको थे, लेकिन फिर ट्रम्प को लगा कि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, तो उसने वो बंद करा के नया एग्रीमेंट बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा, मतलब यूएसएमसीए एग्रीमेंट। 7 देशों के बीच, मतलब ये साउथ एशिया के अंदर, ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, भारत वगैरह, उन्होंने बनाया साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। हालांकि इसमें कुछ निकल के तो आया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आप जानते हैं टेररिस्ट अटैक करता है, उरी पुलवामा वगैरह, तो इस कारण से भारत उसके साथ कोई ज्यादा ट्रेड करेगा नहीं। इस तरह बांग्लादेश वाले भी आजकल वो कौन मोहम्मद यूनिस को बहुत खुजली मची है, चीन की गोद में बैठना है कि देखो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है भारत के वो तो लैंड लॉक है, तो उससे कुछ हो नहीं सकता, तो चाइना को अगर
समंदर की तरफ आगे बढ़ना है तो बांग्लादेश को अपनी गोद में बिठा लो वगैरह वगैरह बोल के आया। फिर भारत सरकार ने उसकी सब शिपमेंट की फैसिलिटी रोक दी, वो सब पिलर 5 में हम देखेंगे। तो ये सब के चलते समझो जो पॉलिसी ऐसे बेकार हो तो क्या ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काम करेगा? तो कुछ काम नहीं करता है, ये बोलने की बात है। नाउ ये जितने हमने अलग-अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, उसके बाद हुआ ये कि भारत का एक्सपोर्ट मान लो 50 किलो बढ़ गया, लेकिन सामने हम जो इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ 100 किलो बढ़ गई। ऐसा साउथ कोरिया, जापान, श्रीलंका सबके साथ जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, उनका फायदा ज़्यादा हुआ है, भारत का फायदा कम हुआ है। अब आप लॉजिक लगाओ ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अपने पास ऐसा स्किल, मैन पावर, इनोवेशन है ही नहीं कि ऐसी हम कोई चीज़ बना दें जो साउथ कोरिया या जापान के लोगों को मजा आ जाए। ऐसा कोई हम क्या सोनी का कैमरा या एलजी का फ्रिज बना सकते हैं? नहीं। दूसरा, बनाना चाहे तो भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तकलीफ है, उसके लिए जिस टाइप के लोन चाहिए सस्ते ब्याज पे वो सब की तकलीफ है। तो वी आर नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ऐसा तो हिंदू का कहना है। तो इकोनॉमिक सर्विस को काउंटर करेगा, तो इकोनॉमिक सर्विस कैसे काउंटर करता है कि देखो ये बात सही है कि जो भी श्रीलंका, जापान, साउथ कोरिया वगैरह के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इंपोर्ट बढ़ गए, लेकिन हम बाकी 50 देशों के साथ भी अगर हम देखें तो असल में हमारे एक्सपोर्ट ओवरऑल इंप्रूव हुए हैं। तो वी हैव बेनिफिटेड, ऐसा वो सब डेटा से दिखाना चाहता है। डब्ल्यूटीओ, हमने कल देखा था कि ये सब टैरिफ वॉर चल रहा है, यूएसए चाइना एक दूसरे पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, डब्ल्यूटीओ ये रोम चल रहा है और नीरो की तरफ फिदर बजा रहा है, और बाकी सब रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट करें, आरसीईपी, ट्रांसएटलांटिक पार्टनरशिप वगैरह हमने देखा। जियोपॉलिटिक्स से डिसाइड होता है ग्लोबल ट्रेड, रशिया क्या करेगा, यूक्रेन क्या करेगा। इसके बारे में पहले भी इकोनॉमिक सर्वे चिंता जताता है कि डब्ल्यूटीओ वालों से कुछ उखाड़ नहीं सकते लोग। इसका कारण ये है, एक तरफ यूएसए, वो कहे ई कॉमर्स, डेटा प्राइवेसी, ये सब पे डील करो। भारत, चीन ये सब क्या कहेंगे? नहीं, तुम एग्रीकल्चर सब्सिडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा 2051 की उसकी बात करो। तो इस कारण से पिछले कुछ समय से जितनी डब्ल्यूटीओ समिट्स हुई है उसमें कुछ कंक्लूजन नहीं आया है, बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस बढ़ गया है कि चीन बोले तो वो बात नहीं ही माननी है, ऐसा अमेरिका अड़ जाता है। भारत कुछ बोले तो नहीं मानना है, ऐसा यूरोपियन यूनियन अड़ जाए, तो फिर काम हो नहीं सकता। इस कारण से होता क्या है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, कि फिर ये सोचे कि अच्छा साउथ कोरिया और चीन आपस में कुछ डील कर लेते हैं, इंडिया और जापान आपस में कुछ डील कर लेते हैं, तो ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो देश हैं आपस में थोड़ा ज्यादा टॉलरेंस दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति। इस कारण से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल बढ़ रहे हैं, और ये ट्रम्प जो सेकंड टाइम आया उसने जो आग लगाई है, तो अब तो ये और बढ़ेंगे, ये भी एक संभावना है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। रूल्स ऑफ ओरिजिन, मान लीजिए इंडिया और श्रीलंका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें कि श्रीलंका से जो इंक आएगी उस पर भारत सरकार 0% कस्टम ड्यूटी लगाएगी, और चाइना से इंक आए तो उस पर जो भी 10-20% हम लोग टैक्स लगाएंगे। अब चाइना ये करे कि हम एक फर्जी कंपनी बना लेते हैं श्रीलंका में, तो अपनी जो मेड इन चाइना इंक है वो सब बिना स्टिकर के पहुंचाएंगे श्रीलंका, और श्रीलंका से फिर मेड इन श्रीलंका स्टिकर चिपका के हम लोग तो भारत को भेजेंगे, क्योंकि भारत ने क्या बोला है, श्रीलंका इंक पे 0% टैक्स। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें? इसके लिए होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन। मतलब हमारे जो ये कस्टम इंस्पेक्टर या जो भी कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हैं, वो श्रीलंका जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि तुम ये जो इंक बना रहे हो तो क्या सच में यहाँ बन रही है, इसकी ये बोतल, केमिकल, इसमें कितना परसेंटेज श्रीलंकन आइटम है और कितना तुम बाहर से जोड़ के बना रहे हो। तो इसे कहा जाता है रूल्स ऑफ ओरिजिन, टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ एब्यूज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि अगर श्रीलंका से 0% टैक्स पे इंक आ सकती है तो चाइना से सीधा 0% टैक्स पे क्यों इंक नहीं आ सकती? कल तुमने पढ़ा था मोस्ट फेवर्ड नेशन कि सब देशों को शादी में इनवाइट करो। भाई उसका कोर एजेंडा या फिलोसफी क्या है? रेसिप्रोसिटी। अगर चाइना ये कह दे कि भारत की ये 5 चीजों पे हम 0% टैक्स लगाएंगे, तभी वी आर कंपेल कि चाइना को अपनी शादी में बुलाना है, वरना ऐसे नहीं बुला देना है। तो इस कारण से चीन उस केस में कंप्लेन करने डब्ल्यूटीओ में जा नहीं सकता। खैर, तो ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने देखे। अब प्रोटेक्शनिज्म के आसपास देखते हैं। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या? हर एक देश क्या चाहता है कि लोकल इंडस्ट्री को बचाना है। इसके वास्ते टैरिफ और नॉन टैरिफ मेजर खड़े किए जाते हैं, जो हमने कल देखा था। अब थोड़ा बहुत प्रोटेक्शनिज्म तो हमेशा चलता है, लेकिन फिर जरूरत से ज्यादा ऐसा सब टैक्स और नॉन टैरिफ मेजर सब डाले जाएं, तो इसे हम कहते हैं ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर, जो अभी ट्रंप ने चालू किया। अभी ट्रंप ने पहली बार नहीं चालू किया, जब वो पिछली बार भी प्रेसिडेंट था तब भी उसने ये किया था कि देखो चीन से बहुत माल आ रहा है सस्ता, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रही है और चीन में सारी जॉब्स अमेरिका की जा रही हैं, फैक्ट्री सारी उधर जा रही हैं, तो मैं तो बहुत ज्यादा टैक्स चीन पे लगा दूंगा। सामने चीन ने भी अमेरिकन सामान पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, सोयाबीन, फिश वगैरह। भारत को थोड़ा बहुत फायदा हुआ क्योंकि वो चीन और अमेरिका दोनों को सामान बेच पाया, क्योंकि ये तो आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे का सामान बहुत महंगा हो गया था। पर ओवरऑल भारत को भी अलग अलग जगह पर थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ। तो दैट इज ट्रम्प ट्रेड वॉर, जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बना। अब उस जमाने में ये आप याद करो क्या था, यूएस एड, ये सब देशों को हम लोग डोनेशन में पैसा देंगे ताकि अपना सॉफ्ट पावर बढ़े और अपनी अमेरिकन आइडियोलॉजी और वो सब फैला सके। तो उसी तरह एक और ऐसी खैरात बढ़ती थी, उसका नाम था जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी लिस्ट। तो मतलब कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसको अगर अमेरिकन सरकार जीएसपी लिस्ट में डाल दे, इसका मतलब क्या कि वहां से अमेरिका जो सामान जाएगा उस पर 0% टैक्स लगेगा या कम टैक्स लगेगा। तो इस पानी का एक लॉलीपॉप रहता है। तो अमेरिका श्रीलंका को कहते देखो चीन की गोद में मत बैठना, वरना तुमको इस लिस्ट से हटा देंगे। तो ऐसा करके वो अपना पावर बढ़ाता है, जस्ट लाइक वो यूएस एड का डोनेशन देके अपना पावर बढ़ाता है। फिर ऐसा जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जीएसपी लिस्ट था। अब जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट था तो उसने पाया कि देखो ये अमेरिका की जो भी हार्ले डेविडसन बाइक भारत जाती है, तो भारत सरकार तो 50% टैक्स लगाती है, तो इनको तो ये सब लिस्ट में नहीं रहना चाहिए, तो इंडिया को इस लिस्ट से हटा दिया था। तो खैर वो तो वैसे भी आउटडेटेड चीज हो गई, क्योंकि वो दूसरी बार आया तो अब तो सीधा ज्यादा टैक्स चढ़ा दिया है। पर कुछ बार वो याद करे करंट अफेयर्स वीडियो वाले, तो मामला क्या था मैंने आपको बताया। अब ऐसा जब भी होता है तो द हिंदू, रवीश कुमार वगैरह क्या कहेंगे कि इससे भारत को बहुत नुकसान होगा, सरकार क्या जस्टिफाई, नहीं बहुत नुकसान नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा नुकसान होगा, तो उनका चलते रहता है, वो मीन्स में देखेंगे। ये नाइकी का कौन सा, ये रियल शूज है, ये फेक शूज है, तो ये तो पायरेसी हो गया। तो अमेरिकन सरकार एक लिस्ट बनाती है, यूएस एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट। उसमें वो लिखते हैं कि कौन से ऐसे देश है कि जहां पर अमेरिकन प्रोडक्ट्स का ऐसा फेक, डुप्लीकेट, सेकंड कॉपी माल, पायरेसी को ज्यादा प्रमोट करते हैं। वैसे सबसे जो बेकार देश हो उसको लिखा जाता है आरटी फॉरेन कंट्री, जो सबसे ज्यादा अमेरिका को नुकसान करते हैं। इसमें किसका नाम होगा? कुछ साल पहले इसमें नाम था, जिसको बाद में बहुत गोद में बिठा लिया, यूक्रेन। एक बात, उससे थोड़ा कम पायरेसी होता है, तो इंडिया, रशिया, चाइना इन सबको प्रायोरिटी वाच लिस्ट में रखा जाता है, उससे भी थोड़ा कम पायरेसी उनको वाच लिस्ट में रखा जाता है। आप क्या अच्छा वो बनाता होगा अपनी डायरी, उखाड़ के लेगा, दो बातें होंगी। एक तो अमेरिका ऐसे देशों के खिलाफ डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट में कंप्लेन करता है, और दूसरा इन देशों को वो थोड़ा लॉलीपॉप भी देता है कि देखो हम तुमको पैसा देते हैं ताकि आप अपने जज को, पुलिस को ट्रेनिंग दो और हमारे प्रोडक्ट्स की जो पायरेसी हो रही है उसको आप रोको। तो दैट इज स्पेशल 301 रिपोर्ट। फिर आया ट्रंप, और ट्रंप आप जानते हैं उसने सब देशों पे ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया है, लेकिन इसका तो रोज उठ के नया बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलता है कि इतना टैक्स बढ़ा उतना, तो वो हैंडआउट बनाने का भी मुझे सेंस अभी कम लगता है। कुल मिला के भारत को क्या पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट, तो जैसे टेक्सटाइल में फायदा होगा क्योंकि हम पे मान लो 26% टैक्स, लेकिन बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह पे ज्यादा टैक्स है, लेकिन हमारी जेंट्स ज्वेलरी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है क्योंकि पहले से ही बर्बाद थी, अभी थोड़ा टैक्स बढ़ा तो अमेरिका में कोई नहीं खरीदेगा, तो और बर्बाद हो जाएगी। फिर ये जो टैरिफ वॉर है, मीन्स के लिए ज्यादा उपयोगी, प्रीलिम्स के लिए मुझे कम उपयोगी लगता है, फिर भी जाने लायक मुद्दे आपके हैंडआउट में दिए हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला कि ऐसा जो टैरिफ वॉर है ये अभी का नहीं, ये तो औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 17-18 के जमाने में चलता था तब से। तभी ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फैक्ट्री से बना सस्ता माल वो करने लगे,
तब भी अमेरिका और फ्रांस ने ब्रिटिश सामान पे ज़्यादा टैक्स लगाया था। तो ये जो गोरे हैं, ये खुद के भी नहीं आपस में टैक्स बढ़ा देते हैं। साउथ कोरिया ने भी ये पॉलिसी 1970s में अपनाई थी कि इंपोर्टेड चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स और लोकल इंडस्ट्री को बहुत सब्सिडी। लेकिन साउथ कोरिया की एक खास बात इकोनॉमिक सर्वे ने नोट की कि वो जो एक्सपोर्टर को सब्सिडी देते थे उसमें ये सब शर्तें होती थी कि अच्छी क्वालिटी का सामान होना चाहिए, मिनिमम इतना एक्सपोर्ट होना ही चाहिए। जो नहीं करता था उसको फिर सजा मिले। सजा मतलब समझो कि टैक्स जितना माफ किया हो तो बोले अभी तुम 4 गुना टैक्स भरो या कुछ करते होंगे। तो नॉन परफॉर्मेंस को सजा भी मिलती थी। इस कारण से आप पाते हैं कि वहाँ से जो इस भट्टी में तब के सोना निकला है। सैमसंग, एलजी, हुंडई, किया सारे मतलब इंटरनेशनली फेमस ब्रांड्स मिलते हैं। भारत के ऐसे इंटरनेशनल फेमस ब्रांड आप मुश्किल है निकालना। क्योंकि हमने सिर्फ गुलाब का फूल दिया है, डंडा नहीं चलाया एक्सपोर्टर्स पे। रिसर्च डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। कुछ समय पहले भारत के कफ सिरप पी के गांबिया के 66 बच्चे मर गए। इतना वो बेकार क्वालिटी का कफ सिरप था। अब मर गए उसके बाद अपना जो ड्रग कंट्रोलर जनरल है वो चेक करता है तो भाई 100 किधर रहते 26 66 लोग मर जाए और वो भी सोचो अफ्रीका में मर जाए तो अमेरिका की कंपनियां भी मौज में आ जाती फाइजर नोवार्टिस कि देखो भारत का कफ सिरप मत खरीदो हमसे खरीदो। तो जो डैमेज होता है अपने ब्रांड इमेज को वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो सब टाइट रखना चाहिए ऐसा इकोनॉमिक सर्वे इनडायरेक्टली हिंट करता है। ये जो ट्रंप ने बहुत टैक्स बढ़ा दिया रोज उठ के बढ़ाते रहता है ऐसा पहले भी हुआ है। 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन घोर मंदी आई थी उधर उनका शेयर मार्केट बर्बाद हो गया उसके चलते सारे जॉब चले गए और सब तबाही मच गई। तभी उस जमाने की अमेरिकी सरकार ने सोचा कि देखो अब अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाना है प्रोटेक्ट करना है तो इंपोर्टेड सामान पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं। ऐसा टैरिफ और ग्रेट डिप्रेशन के दौरान भी हुआ था। लेकिन उससे अमेरिका का ही नुकसान हुआ क्योंकि इंपोर्टेड स्टील केमिकल सब चीजों पे टैक्स बढ़ाया जो भी इंपोर्टेड दवाई सब चीजों पे टैक्स बढ़ाया तो अमेरिकन इंडस्ट्री अमेरिकन लोकल पब्लिक उनको सब भुगतना पड़ा दे टू सफर। एज अ रिजल्ट उस जमाने में टैरिफ वॉर के बाद परिणाम ये आया ये जो 1929 वाला था महंगाई बढ़ गई अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ गई जीडीपी ग्रोथ रेट गिर गया तो कलेक्टिवली तीन चीज साथ में होती है इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ऐसा फिर से हो जाएगा ऐसा कुछ लोगों को डर है। फिर स्टैगफ्लेशन जीडीपी ये सब हम लोग देखेंगे पिलर 4D में मतलब अगले से अगले हफ्ते तक हम पहुंच जाएंगे अभी तो हम लोग पिलर 3 में। इसके अलावा ये सब ट्रेड वॉर से जुड़े और भी मुद्दे हैं चाइना +1 चाइना सॉफ्ट 2.0 इकोनॉमिक डीकपलिंग इसमें से कुछ ऐसी चीजें जो पिलर 4D में समझेंगे प्रीलिम्स के कोर्स में कुछ मींस के कोर्स में समझेंगे। अगली 5 मिनट में मैं तो आपको अंदाजा दे देता हूं फिर एक ब्रेक लेते हैं। कपलिंग मतलब क्या कपल यानी क्या बहुत प्यार मोहब्बत है युगल बनना। एक जमाने में ऐसा था कि अमेरिका की सभी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करे यूरोपियन यूनियन रशिया से सब ऑयल गैस मंगवा ले तो ये क्या बहुत प्यार मोहब्बत हो गया कपलिंग हो गया। आजकल आप जानते हैं कपल का ब्रेकअप हो गया कि कैसे अमेरिका चाइनीज गुड्स पे टैक्स बढ़ा रहा है। अमेरिका ने ऐसा भी कानून बनाया है कि कोई भी अमेरिकन कंपनी ये सब सेमीकंडक्टर सीपीयू चिप्स का मशीन या टेक्नोलॉजी चाइना को नहीं बेच सकती। और ये सब मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कुछ और भी चीजें आगे हम देखेंगे ये सब करके वो अपना अलग सब गेम चला रहा है। इसका एंड गोल क्या होगा कि ट्रंप ये चाहता होगा कि इलॉन मस्क अपनी फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट करके अमेरिका लाए ताकि जो मेरे ये गोरे वोटर्स हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनको इधर काम मिल सके ब्लू कॉलर वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं। अगर ऐसा हो इसको हम कहेंगे रीशोरिंग। दूसरा भी हो सकता है कि इलॉन मस्क ये सोचे देखो चाइना से मैं बना के गाड़ी अमेरिका में बहुत टैक्स लगेगा भारत से भेजूंगा तो कम टैक्स लगेगा 26% तो अपनी फैक्ट्री इंडिया में ताइवान में या किसी ऐसे देश में शिफ्ट करे जो अमेरिका का थोड़ा दोस्त एलाई है। अगर ऐसा करेगा वो तो उसे हम कहेंगे फ्रेंड शोरिंग मतलब अमेरिकन फैक्ट्रीज चाइना से हटा के किसी अमेरिका की फ्रेंड कंट्री में शिफ्ट की जाए। तीसरा एक होता है होम शोरिंग वो ऐसा कि नॉर्मली आप करते हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस लेकिन कोरोना उसके बाद आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं होम शोरिंग जब कंपनी वर्कर्स को घर से काम करने की छूट दे। ये जो ट्रेड वॉर है ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बना तब भी चला था तो इसका क्या कारण है। अब याद करो 2007-8 में जो अमेरिका में सबप्राइम क्राइसिस आई उसके बाद से लगभग एक दशक तक अमेरिका यूरोप का ग्रोथ रेट गिर गया तो वहाँ बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। अब पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव जीतना है तो ये थोड़ी कबूल करेंगे कि देखो ये जो भी लेमन ब्रदर और बड़े बड़े जो उनके बैंक्स थे उनके एग्जीक्यूटिव ने कुछ नहीं किया और उस कारण क्राइसिस आई थी और वो हमको इलेक्शन फंडिंग देते थे वो सब कबूल करेंगे कोई वोट नहीं देगा सो दे नीड सम ब्लेम गेम किसी पे दोषारोपण करो देखो ये जो रेफ्यूजीज हैं जो माइग्रेंट्स है ये जो चीन और भारत है उसके चलते हमारी इकोनॉमी बर्बाद है हम हमसे खुद से कुछ गलती नहीं हुई। तो ऐसा जो ब्लेम गेम चलता है बाहर वालों के प्रति उसी का ये परिणाम है कि आजकल हम डी ग्लोबलाइजेशन फेज में ये जो अलग अलग जितने एग्रीमेंट हो रहे हैं ट्रेड वॉर है वीजा रिस्ट्रिक्शन ये वो उसका आउटकम है बिकॉज दे हैव टू विन इलेक्शन और उनके पास और कोई मुद्दा बचा नहीं। और भी चीजें वो ब्रेक के बाद समझते हैं ब्रेक में आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करें। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। टू मोर मिनट्स।
30 more seconds. हाँ तो मित्र, इसमें आपको क्या लगता है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। रुचि, स्मिता, अंकिता, आर्यन, बालाजी, आशुतोष, दिव्या, हितेश कुमार, प्रांजल, साक्षी, अभिषा, आशुतोष, अभिनव, आसमा, हरिओम, हर्षित, सुप्रिया, यश, सैमी, शीतल, तेजचंदन, रजत, अनु, दिव्या, रुद्रा, एस्पायरन, शुभम, दीक्षा, सत्या, मनीष, मुनीश, अंकित, अंकित, साइनी, अंकुर, तानिया, सचिन, तायरा, मधुकर, विशेष, शुभ लक्ष्मी, ऋषि, ये सब लोग फिर अल्फ्रेड, रोहन सिंह, निखिल, अभिषेक, आशुतोष, छवि, किशोर, मानसी, नवनीत, राहुल, नदेश करेक्ट आंसर। मुझे इसका जवाब मुझे नहीं पता था। बुक्स में इतना दिया ही नहीं है, न्यूज़पेपर में भी इतना दिया, ये तो उसकी वेबसाइट पे जाओ और फिर अच्छा ये करता है बोल के पढ़ो पूरा उसका एग्रीमेंट, तब जाके समझ आए कि क्या है। इसका जवाब होता है सी, बड़ी टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इसको तब भी समझना वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी है, इसका एमसीक्यू सॉल्व करना भी टाइम वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी है। ऐसा दिखे तो क्या करना है, इसको स्किप कर देना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोलूँ कि अंगूर खट्टे हैं। आप बहुत सालों तक इकोनॉमी पढ़ते पढ़ाते आपको अंदाजा आ जाता है कि मुझे यहाँ तक ही खींचना है, इसके बियॉन्ड जाऊंगा तो ये प्रैक्टिकल बात नहीं होगी। तो ऐसे अब इसको देख के सारे एग्रीमेंट का ये सब टर्म्स कंडीशन पढ़ने बैठे कोई फायदा नहीं है। लॉजिकल एलिमिनेशन कुछ हो तो बराबर है, वरना आगे बढ़ो। अब यहाँ पर भी देखो ये एंटी गैस मास्टर क्वेश्चन है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट क्या कहते हैं, नॉट कंसर्न विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो असल में सही है उनकी वेबसाइट के हिसाब से, लेकिन वो गैस मास्टर क्या कहेंगे कि देखो यहाँ पर नॉट है तो ये गलत होना चाहिए, तो उस हिसाब से 3 रॉन्ग, फिर ये चला गया तो फिर ये होना वगैरह वगैरह। तो पॉइंट इज इस पे दिमाग खर्च करने का फायदा। ये अग्रीमेंट कभी इतना चर्चा में था ही नहीं, ये परेशान करने के लिए इसने पूछा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आएगा सब ब्रेक्जिट। ये पूरा यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन आपस में डाइवोर्स ले लिया, दैट इज कॉल्ड ब्रेक्जिट। अब ब्रेक्जिट भी समझो, उसमें ये था कि यूरोपियन यूनियन वाले ये मानते थे कि मतलब ब्रिटेन के जो कुछ नेता थे वो बोल रहे थे देखो यूरोपियन यूनियन के वर्कर्स हमारी जॉब्स खा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट और सेंट्रल बैंक उसके चलते ब्रिटेन अपनी नीतियों को अमल नहीं कर पा रहा है, तो हमें डाइवोर्स ले लेना है, तो ब्रेक्जिट हो गया। तो यूरोपियन यूनियन अलग और ब्रिटेन अलग। इससे भारत का क्या फायदा नुकसान देखिए। पहले यूरोपियन यूनियन को ये होता था कि आपस में सब साथ में है, तो यहाँ के स्टूडेंट उधर जाएं, उधर के वर्कर्स इधर आए, सब प्यार मोहब्बत से चलता था। तो यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट्स ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन की कॉलेजों की मौज हो जाएगी, हार्टी मौज, क्योंकि फीका पैसा कमाएंगे। फिर आया ऋषि सुनक उस पर ये दबाव बना के रहे, फिर जाके बहुत क्राइम कर रहे हैं, तो उसने सब ये फॉरेन डिग्री पे टाइट किया थोड़ा कि देखो मान लो कि भारत से कोई गया तो उसका जैसा डिग्री का कोर्स खत्म हुआ वो वापस भारत चला जाए, उसका कोई वर्क वीजा ऑटोमेटिक पास नहीं करेंगे वगैरह। तो आजकल भारत के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्रिटेन में नहीं जाते, वो कुछ नए डेस्टिनेशन जो भी मलेशिया फिलीपींस जा रहे हैं जहाँ पर मेडिकल और बाकी डिग्री करते हैं। एक जमाने में आप जानते यूक्रेन जाते थे, पर यूक्रेन के बाद उधर भी नहीं जाते। तो ये सबके चलते समझो ब्रिटेन की एक तो इकोनॉमी वैसे बर्बाद है। ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में बच्चों से फी लूट के थोड़ा कमा लेते थे, तो वो भी बंद हो गया, क्योंकि ना यूरोपियन यूनियन से बच्चे आते, ब्रेक्जिट हो गया, डाइवोर्स हो गया, उधर से बच्चे नहीं आते, भारत से आते थे तो उशारी मारने में उन्होंने सब बैन कर दिया। अब जो शेयर इमोजी हो जाए तो क्या फिर आदमी लाइन पे आ जाता है। अब ये क्या बोले कि भारत के साथ जल्द से जल्द हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, जो पिछले 13 सालों से लटका है, अपना हम साइन करेंगे। और ऊपर से आप जानते हैं ट्रम्प का प्रेशर तो है ही, तो अपना माल इधर तो बेचना है, तो करो दोस्ती भारत से। उसी तरह मैंने आपको कल बताया था कैसे यूरोपियन यूनियन के लाइन पे आ गया कि भारत के साथ हम लोग ट्रेड डील करने को तैयार हैं, वो सब डिफॉरेस्टेशन और कार्बन टैक्स और वो सब 90% चीजों पे नहीं लगाए, चिंता मत करो। तो लाइक दिस आपदा में अवसर होता है, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये भी नहीं कि दूध की नदियां बहेंगी, क्योंकि स्वाभाविक टैक्स बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट तो कम होते हैं। पर ये सब मींस के एनालिसिस के मुद्दे, इसको बहुत देखने में अभी में कुछ खास फायदा है नहीं। ये जो मैंने आपको कहानियां बताई ये किधर से आ गई, आप रोज न्यूज़ की पेपर पढ़ो तो थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ मिल जाता है उसमें से। अब ऐसा पूरा जब आप जमा करें देन निबंध और एथिक्स के लिए, इंटरनेशनल एथिक्स के लिए आपके पास कंटेंट आता है, फिर वो सब मींस में देखेंगे। अब इसके बाद बहुत सारी ग्रुपिंग्स हैं, तो देखिए मैं आपको ऊपर-ऊपर से आउटलाइन दूंगा और उसके बाद बाकी का जनरल नॉलेज लेटेस्ट समिट की तरफ सब हैंड आउट में दिया, आप रख लेना। G20 ग्रुप, अब उसका जो भी जनरल नॉलेज है वो सब दिया हैंड आउट में। एक बार ऐसा हुआ कि जापान, अमेरिका, इंडिया इन लोगों ने साथ में मीटिंग की, तो जय ट्राइलेटरल मीटिंग। फिर अलग-अलग जगह समिट हुई। 2023 की G20 समिट भारत के अंदर हुई थी। उसमें खास बातें जो आउटकम आए थोड़ी याद रखने। G20 देशों के अंदर अफ्रीका को भी ऐड किया गया। अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 कंट्री हैं, उनको भारत की जो समिट हुई थी उसमें दे वर आल्सो एडेड एज मेंबर्स इन G20। ये जो G20 समिट होती है उसके अंदर 3 ट्रैक पे चर्चा होती है, फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक एंड एंगेजमेंट ग्रुप्स। ये शेरपा का मतलब क्या कि आप जब नेपाल में एवरेस्ट पे चढ़ाई करने जाओ तो उनके जो लोकल गाइड्स आपकी मदद करते हैं वो होता है शेरपा। तो अब समझो G20 ग्रुप में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो बिडेन, ये सब आएंगे जब भी वो समिट होगा मान लो, तो उनके पास थोड़ी टाइम में सारा एग्रीमेंट और सब चेक करेंगे। वो तो पहले से सब आईएएस ऑफिसर जैसे भारत में हो उसी तरह उनके देश में जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हो वो पहले से सब रेडी रखते हैं, तो उस दिन तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं। तो जो पीछे काम करते हैं उनको हम कहते हैं शेरपा, ऐसा लेबल दिया जाता है। तो वो यूजुअली कौन होता है, अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग लोग रहे हैं। लास्ट टाइम जो रहते वो आईएएस थे। तो जब हम कहते हैं आईएएस प्रोवाइड्स डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर प्रोग्रेशन, तो उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, उसका प्रैक्टिकल मतलब ये है, अगर मैं पूरी कहानी वापस करूं, आरबीआई से भी, सिविल एविएशन, आधार कार्ड और ये भी, तो फाइनेंस कमीशन हर जगह होते हैं। G20 समिट में भारत की क्या प्रायोरिटी लिखी है, आईएएस में बहुत लोड नहीं लेना है, क्योंकि 2023 के अंदर हो गया। उसके बाद समझो यूपीएससी ने अलग-अलग एग्जाम में एक दो बार पूछ भी लिया है। अभी हम 2025 में पहुंचे, लेकिन मैंने हैंडआउट में इसलिए दिया है क्योंकि आप जानते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या नियम लिया है, क्वेश्चन बैंक अपडेट करेंगे तो पाप लग जाएगा, एटलीस्ट 15 से 20 साल तक तो अपडेट नहीं करेंगे, तो ये इसलिए दिया है, वो कुछ पूछे तो मतलब उस 2023 की समिट में क्या उतना लोगो था, वसुदेव कुटुंबकम। अच्छा वसुदेव कुटुंबकम, फिर ये क्या है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, मुंडक उपनिषद से लिया है। आप मुझे रात को 2 बजे उठा के भी पूछो, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अलग-अलग एग्जाम आप उठा लो, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस, इधर-उधर कई बार पूछा है। 2-3 अटेम्प्ट वाली पब्लिक ज्यादा पास होती है, उसका क्या कारण, वो रट के बैठते हैं, तो आपको भी ये सब चीजें रट के जानी चाहिए। अच्छा ये जो वसुदेव कुटुंबकम है वो कहाँ से है, दैट इज फ्रॉम महाउपनिषद। एनीवेज ये 2023 की G20 भारत समिट में एक और चीज हुई, इंडिया मिडिल ईस्ट और ये इधर यूरोप तो आपस में एक कॉरिडोर बनाएंगे जहां पर शिपिंग, रेलवे, इंटरनेट, ये सब का बहुत कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हम बनाएंगे। ऐसे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है उसका जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में दिया है, इसको डिटेल में हम लोग फिगर 5 में देखेंगे। यहाँ पर कि कौन उसका मास्टरमाइंड है, कुछ बार ऐसे एमसी की बातें हैं, सो इट इज गिवन। फिर ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना था G20 भारत समिट में, इसके बारे में एनवायरमेंट कोर्सेज में और समझ लेना। G20 के नाम पे मैंने आपको बताया 2023 में भारत में समिट हुई, तो 2024 में अलग-अलग एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछ लिए। एक पेज भर के तो प्रश्न ही थे G20 के, अगर मैं पीवाईक्यू ऐड करता, लेकिन मैंने वो डिलीट कर दिया ताकि आपका एक पेज बच जाए, और अब मुझे नहीं लगता इतना पूछेंगे। ब्रिक्स देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उसमें कौन नए मेंबर है, वो सब जनरल नॉलेज हैंडआउट में दिया, आसान सी चीजें पढ़ के खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। उसमें से ऐसे सब प्रश्न पूछते हैं
देखिए, इसको सॉल्व नहीं करेंगे पर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो। मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। देखिए, मैं अपने कॉलर ऐसे खड़े करके ये बोल सकता हूँ कि सब कुछ मेरे हैंडआउट में पहले से दिया था, एग्ज़ाम से पहले से दिया था कि इसमें कितना मेंबर, इसमें कितना इतना मेंबर है। बट कैन यू सॉल्व इट? ये तो डिफिकल्ट है, इतना सब याद रख के जाना। तो 2 बातें, एक तो हल्के में मत लीजिए, यू हैव टू मेमोराइज़ थिंग्स, पहली बात। लेकिन फिर भी नहीं पता तो इसमें तुक्के मत मारो भाई, गलत होने के भी चांस है, तो स्किप करने में भलाई है। तो बोथ थिंग्स आर करेक्ट, तो आपको अपने हिसाब से देखना है। ये नहीं पढ़ना तो मैं और सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ लूँगा, ये आप तय कर लो। और आप देखो ये सीएपीएफ 2024 में पूछ रहे हैं। तो आईएएस में पूछे इतना तो समझ आ जाता है, उधर भी क्या खुन्नस चढ़ गया इनको कि ऐसे-ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। एनीवे सो दैट वाज़ जी20 उसमें भी कुछ तो चीज़ आउटडेटेड, ओसाका डेटा डिक्लेरेशन, तो वो समझ नहीं जाएँगे। जी7 देखते हैं। जी7 पहले जी8 था। आपके कैसे? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए, यूके और रशिया, 8 सभ्य हुए। लेकिन फिर रशिया को इन्होंने हटा दिया, क्यों? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लिया था। क्रीमिया इसलिए हड़प लिया ताकि ब्लैक सी में रशिया के शिप्स जा सके, फिर इधर एक है स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस, उससे नीचे आएगा तो मेडिटेरेनियन सी है, उधर से साउथ अमेरिका जा सकेगा, इस तरफ ये रेड सी और सुएज कैनाल से आगे जा सकता है एशिया की तरफ। क्योंकि रशिया के नॉर्थ में जो समुद्र है उसमें तो आप जानते हैं बर्फ जम जाती है, उसको तो इस तरफ आना पड़ेगा। तो ये सब उसने जब क्रीमिया को एनेक्स किया था, तब उसको निकाल दिया गया था जी8 ग्रुप से, इसलिए बचा उसको हम बोलते हैं जी7 ग्रुप। लेकिन फिर ट्रम्प जो पहली बार प्रेसिडेंट था उसने कहा कि हम लोग ये जो जी7 ग्रुप है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया को ऐड करते हैं, तो कितने 3 एक्स्ट्रा हुए तो क्या हो गए जी10। ऐसा उसने प्रपोज किया था। हो सकता है 2 बार प्रेसिडेंट कर भी सकता है, लेकिन अभी तो टैरिफ वॉर का चल रहा है, जब ठंडा हुआ तो शायद बना भी देगा, तब हम उसे देखेंगे। जी7 ग्रुप के अंदर यूके है। उसने कहा ठीक है, ये अपने साथ लोग ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया ये सब लोग मिलकर हम लोग एक नया ग्रुप बनाते हैं डी10। उसका काम होगा 5G टेक्नोलॉजी में आपस में कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि चाइना का सब नेटवर्क राउटर हमने यूज़ किया तो वो तो सिक्योरिटी का जोखिम है। तो डी10 ग्रुप बनाया, वो क्या करता है 5G टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन। टेक्नोलॉजी का एक ग्रुप हमने देख लिया, डी10 ग्रुप 5G का सब कोऑर्डिनेट करो। फिर एआई सेफ्टी के लिए ब्रिटेन के अंदर जो भी लंदन के आसपास पार्क होगा, ब्लेसली पार्क, वहाँ पर एक डिक्लेरेशन किया। उसके बाद अभी फ्रांस में भी हुआ तो मोदी जी ने को-होस्ट किया। वो सब जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में दिए, आप देख लेना। ये सब चला था तो अमेरिका ने देखा कि देखो ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंप्यूटर चिप, इसके लिए जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है, निकल और कोबाल्ट, निकल, लिथियम, उसके वास्ते हम लोग ये करते हैं एमएसपी, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। पहले भारत को इन लोगों ने नहीं मेंबर बनाया था, लेकिन बाद में कहा कि आपको भी मेंबर बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। तो यूएसए ने क्या शुरू करा, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, उसका और जनरल नॉलेज हैंडआउट में। पैरेलली वर्ल्ड बैंक और जापान ने मिलकर एक राइज प्रोग्राम शुरू किया, तो वो भी ये सब लिथियम बैटरी के लिए मिनरल एक्वायर करें, ये सब इनकी चाहत है। ऐसे जनरल नॉलेज का कोई एंड नहीं, आपके हैंडआउट में दिया, जितना याद रखो, बाकी बाकी सब्जेक्ट याद करो। अभी 4-4 के कुछ ग्रुप्स हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तो क्वाड ग्रुप है। इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, तो I2U2 ग्रुप है। फिर और भी ग्रुप्स हैं, तो मैंने एक माइंड मैप बनाया है, उसको हम लोग देखते हैं एक-एक करके। देखिए, सबसे पहले एशिया के देख लेते हैं। तो एशिया में जाने लगे, आसियान है, APEC है, सार्क है, बिम्स्टेक है, ओशन रिम वाला, शंघाई कोऑपरेशन है। इन सबका जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में दिया, आप देखना। मतलब मैं उसका एक-एक खींच के तो 1 घंटे का वो लेक्चर हो सकता है। इट इज़ नॉट द एफिशिएंट यूज़ ऑफ योर टाइम। वो आप पढ़ के खत्म करो, एक ही बात है। आसियान तो उसके देश याद रखने, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, पूरी लिस्ट है। ये कब बने? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन से बने। ये भी ऐसी चीज़ है, आप मुझे रात को 2 बजे पूछोगे, मुझे याद होगा। क्योंकि बार-बार अलग-अलग एग्ज़ाम में ये पूछा गया, सो यू हैव टू रिमेंबर। सार्क का हेडक्वार्टर किधर है? काठमांडू में है। सार्क ऐसे तो डिफॉल्ट बॉडी है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हरकतें हैं, तो इधर क्या प्यार-मोहब्बत से कुछ काम हो नहीं सकता। फिर भी जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत दिया, बाकी तो कुछ इधर होता नहीं है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब ध्यान से आप देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ये याद रखना है। इसमें रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया के कुछ देश थे। भारत पाकिस्तान को बाद में मेंबर बनाया, ईरान को और बाद में मेंबर बनाया, ये सब हुआ। ये एससीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, रेड्स, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, तो वो जनरल नॉलेज में याद रखना है। बिम्स्टेक, उसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार ये सब लोग हैं। इसका समिट नॉर्मली 4 साल पे होता था, अब इस बार 3 साल पे कर दिया। मोदी जी भी गए थे, यूनुस भी उधर गया था, फिर उसको समझाया कि देखो नॉर्थ ईस्ट के बारे में अपनी ज़बान पे लगाम रख के बोलो। उसको बाद में सज़ा तो मिल ही गई, वो सब ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद किया है। हम लोग पिलर 5 में देखेंगे। एनीवेज़ दैट इज़ बिम्स्टेक। इसमें भी आप देखिए आजकल मतलब प्यार-मोहब्बत कम है। बांग्लादेश का आप केस जानते हैं। भूटान का सब ऐसा है कि इट कैन नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू आवर, मतलब वो बफर स्टेट वगैरह बोल दो तो अलग बात है। बाकी भी म्यांमार के खुद के वादे चल रहे हैं। श्रीलंका में उनकी नई सरकार है, वो कैसा काम करती है वगैरह। तो बिम्स्टेक वगैरह जो संस्था है, बहुत कुछ ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सकती, अगर आप सोचने बैठो। ऐसा ही ये जो पूरा भारत का मतलब इंडियन ओशन है, उसके ओशन रिम में ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हैंडआउट में दिया, सब याद रहती है, अदरवाइज़ छोड़ो। आप एक एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन, अब भारत इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि पैसिफिक समंदर को हम लोग टच नहीं करते ना, लेकिन फिर भी मेंबर बनने की हम चाहत रखते हैं। तो एशिया से जुड़े कुछ हमने ऑर्गेनाइजेशंस देखे। अब आगे बढ़ते हैं, मिडल ईस्ट। एशिया से जुड़े हमने ऑर्गेनाइजेशन, ये माइंड में आपके हैंडआउट में दिया है। अभी मिडल ईस्ट देखते हैं। तो मिडल ईस्ट में क्या है? I2U2 है, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। मिडल ईस्ट में और भी चीज़ें हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आपका इसमें सिर्फ मिडल ईस्ट के देश होंगे, सब मुस्लिम देश हैं। पर आपको ये भी याद रखना है कि इंडोनेशिया मिडल ईस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कैसे है? क्योंकि वहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है। अब्राहम अकॉर्ड्स, इजराइल का मिडल ईस्ट के बाकी देशों के साथ नहीं बनता है। उसमें कुछ देश ऐसे हैं वो इजराइल को देश ही नहीं मानते, तो डिप्लोमेटिक एम्बेसी वगैरह रिलेशन नहीं होंगे। फिर ट्रम्प पिछली बार प्रेसिडेंट था तो उसने आपस में सुलह करवाई। तो यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच पीस एग्रीमेंट कराया ट्रम्प ने, उसको कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स। और अफ्रीका की तरफ जाते हैं तो अफ्रीकन यूनियन है, उसके जो भी करीब 55 मेंबर है, जी20 के भी उसको मेंबर ऐड किया जब 2023 में भारत में समिट हुई थी। थोड़ा हम चले साउथ अमेरिका की तरफ, तो साउथ सेंट्रल अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी, मर्कोसुर, कैरिकॉम में कितने 12 मेंबर है, 15 मेंबर है। आप मुझे रात को 2 बजे भी पूछो, 5 बजे भी पूछो, आई वुड नॉट केयर, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट है ही नहीं भाई उस चीज़ का। आगे बढ़ो। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, पिछले कई सालों से आप देखें तो या तो पूछते नहीं, और पूछते तो ऐसा आतंकी पूछते हैं जो कुछ बुक्स में दिया नहीं हो। तो आपके दिल की तसल्ली के लिए कुछ कुछ दिया होगा। मतलब जैसे आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो पिलर 4 में देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसका रिपोर्ट रैंकिंग वगैरह वो भी पिलर 4 में देखेंगे। यूएनडीपी जानने लायक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो मशहूर है अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, वो पिलर 6 में देखेंगे। तो ये कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छे मतलब ऐसा ही कुछ उन्होंने ग्रेटली कर दिया अपन, इसलिए क्योंकि एमसीक्यू की सेंस बनती है, कॉस्ट बेनिफिट अच्छा है। बाकी यूनाइटेड नेशन की इतनी सारी यूएनसीटीएडी, यूनिरो, ये आलतू-फालतू चीज़ें, उसका कब बना, किधर हेडक्वार्टर, ये सब करने का कोई फायदा मुझे लगता नहीं है। बाकी सब्जेक्ट याद करो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है स्विट्जरलैंड में। हर साल दावोस रिसॉर्ट में इनकी समिट होती है, तो उसके लिए मशहूर है।
ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डावोस समिट के अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल जनरल गेम रिपोर्ट के बारे में भी मशहूर है, जिसके बारे में हम लोग पिलर 4 और 6 में देखेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम और उसके रिलेटेड ग्रुप्स की बात कर रहे थे। तो आखिर में कुछ वेपन्स के ग्रुप देख लेते हैं। एक है एनएसजी, मतलब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका में जब बुश की सरकार थी, जॉर्ज बुश की, और भारत में प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, तो आपस में उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किया था, 1 2 3 एग्रीमेंट, जिसके तहत बुश ने एक प्रकार से भारत को छूट दिलवा दी कि भले आप एनएसजी मेंबर नहीं हो, फिर भी आप ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मटेरियल, रिएक्टर सब की तरह से खरीद सकते हैं। चाइना हालांकि इसका मेंबर है, सो दैट इज एनएसजी। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वो सब केमिकल बायोलॉजिकल वेपन का ग्रुप है। एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, मतलब ये ग्रुप ऐसे ग्रुप में क्या होगा कि आपस में मेंबर एक दूसरे को एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर वालों को मिसाइल नहीं देंगे, ऐसा कुछ होगा। इंडिया इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। वासेनार एग्रीमेंट, वासेनार न्यूजीलैंड में, नीदरलैंड के अंदर एक इलाका है, और वहां पर ये जो छोटे हथियार मशीन वगैरह है और ड्यूअल यूज गुड्स, मतलब नाइट्रोजन वेपन्स वगैरह, ड्रोन वगैरह, उसका ये ग्रुपिंग है। इसमें भी भारत मेंबर है, चीन मेंबर नहीं है। फिर ये रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, तो यूक्रेन वाले अपना अनाज ब्लैक सी के जरिए तब आगे बेचते होंगे अफ्रीका में, एशिया में, सब जगह। लेकिन स्वाभाविक है रशिया के जहाज उसको डुबा देंगे। तो फिर यूनाइटेड नेशन और तुर्की ने मिलकर इनके बीच आपस में मांडवली कराई, आर्बिट्रेशन कराया कि देखो ब्लैक सी से अगर यूक्रेन का अनाज जाता है तो उसको रशिया के शिप हमला ना करे। डियर रशिया, प्लीज अलाउ फूड ग्रेन शिप्स फ्रॉम यूक्रेन टू गो टू द वर्ल्ड, सो दैट इज ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। हालांकि ये भी अब तो पुराना जनरल नॉलेज हो गया। लास्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स, टीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो क्या किया, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फोड़ेंगे। यूएसए ने इसको रेटिफाई नहीं किया, रशिया ने कुछ किया होगा, लेकिन रशिया ने विड्रॉ कर दिया कि जाओ जाके पहले यूएसए का साइन लेके आओ। ऐसा है कुछ और भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, भारत ने ये सब साइन नहीं किया है। इसका भी जनरल नॉलेज और मतलब ये सब एक पुराना जमाना हो गया जो आजकल चर्चा में नहीं। तो आपको टाइम मिले तो पढ़ना, ज्यादातर मतलब लाइव क्लास में ये सब करने का कोई सेंस बहुत कम बचता है, क्योंकि बहुत सालों से यूपीएससी ने ये सब पूछा नहीं है। बट इफ यू टाइम देन प्रिपेयर, क्योंकि आप जानते हैं अगर पूछ ले वो, तो कोचिंग वालों को आप जानते हैं कि तुमको सपना जाना चाहिए था, क्यों पूछने वाले थे। तो इफ यू टाइम देन डू इट, इफ यू डोंट हैव टाइम तो बाकी सब्जेक्ट करो। यूएस रिलेटेड और भी एग्रीमेंट्स हैं, वो सब एंड ऑफ, टाइम मिले तो ठीक है, नहीं टाइम मिले तो बाकी सब्जेक्ट करो। बस तो खेल खत्म। अभी जाने से पहले एक आध पीवाईक्यू ट्राई करेंगे, पर कल का कार्यक्रम में पहले बता दो। देखिए पहले 3 पिलर कंप्लीट हो गए, कल हम लोग मिलेंगे तो पिलर 4 में जाएंगे, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, जीडीपी वगैरह। तो उसका हैंडआउट मैं कल शाम 7 बजे तक अपलोड करता हूँ। जाने से पहले एक आध और पीवाईक्यू आप ट्राई करें, ये वाला। पहले मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए। ट्वेंटी मोर सेकंड्स। हाँ तो मेरे आपको क्या लगता है, वोटिंग टाइम स्टार्ट इन 3 2 1 स्टार्ट। तेज, शालू, शगुफ्ता, विनय, विभू, प्रदीप, अमन, आशुतोष, हर्ष, प्रांजल, दिव्या, अनु, हिमांशु, आशीष, हयात, रुचि, दुष्यंत, हर्षित, चिराग, आनंदिता, कौशल, दुर्गेश, जहीरा, तीनशा, दिव्या, नितिन, वैभव, हर्षित, गौरव, अंकुर, अनिकेत, मनीष, सायरा, अंकुश, मेघा, रेणुबा, गौरव, ऋषभ, उत्कर्ष, अर्पिता, सरगम, अल्फ्रेड, रोहन सिंह, अभिषेक, आशुतोष, किशोर, छवि, राहुल, मानसी, अमर, ओम एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। भाई आप समझो, भारत अमेरिका से एप्पल इंपोर्ट नहीं करता, आपको क्या लगता है? मान लीजिए काऊ बीफ है तो नहीं करता होगा, वो अपनी जो पॉलिसी होगी, पर एप्पल तो मतलब मंगवाता होगा, उसका है। तो 1 इज रॉन्ग। और अगर 1 इज रॉन्ग है तो एलिमिनेशन मेथड से समझो कि एक ही जवाब बन सकता है कि स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, ऐसा डी है, तो देयरफॉर द आंसर विल बी डी। इसमें कोई कोचिंग वाला आपको स्क्रीनशॉट दिखा के नहीं बोल सकता कि मैंने पढ़ाया था, क्योंकि जो एप्पल इंपोर्ट का ये तो कॉमन बात है ना, जो इसका क्या स्क्रीनशॉट कोई प्रूव करे। पर ये आप लॉजिकली सोचो, बहुत खींच के समझो, एक ऐसी चीज है जो हम नहीं मंगाते, वो है पोल्ट्री। वो मैंने आपको कारण बताया था कि भारत के लोकल पोल्ट्री फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार, भारत सरकार तर्क देती है कि अमेरिका की मुर्गी आएगी तो इधर बीमारी फैलेगी। अगर वो ऐसा लिखता कि डज नॉट इंपोर्ट चिकन, तो कुछ अलग जवाब बनता, पर इस केस में तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो अपने आप जवाब होता है डी। सेकंड स्टेटमेंट कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बिना सरकार को पूछे नहीं मंगवा सकते, हाँ तो बराबर है। जीएम क्रॉप्स क्या है वो असल में हम लोग कल एग्रीकल्चर लेक्चर में समझेंगे, पर हम समझो आपको ना भी पता होता तो भी थ्रू एलिमिनेशन यू कुड हैव अराइव्ड एट द आंसर। अब ये 2024 का है। आई वुड रादर कॉल इट एन इजी क्वेश्चन, ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, कंपेयर टू जैसे बॉम्ब हमने अब तक देखे हैं अलग अलग पिलर्स के अंदर। एनीवेज, तो ये एक चीज, पर अब समझो वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, ऐसी अंग्रेजी कहावत है। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या, अच्छा देखो यहाँ पर तो तुम कॉमन सेंस अप्लाई करते, तो ये हो गया, ये तो बिना पढ़े सीधा यस बन सकते, दैट इज आल्सो नॉट द केस। यार तो अपना हैंडआउट ये सब खत्म होता है, मतलब आपको आपको पढ़ना है, वो आप सुकून से पढ़िए। इसको और खींच के पढ़ाने में उससे बेटर होगा, आप जल्दी निपटा पाएंगे पढ़ के। तो क्लास में एंड करता हूँ, कल मिलते हैं और कल हम एग्रीकल्चर से शुरुआत करते हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स